Namaskar friends, in this video I will take up a very interesting topic, that is the संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर का क्या महत्व है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस वीडियो में हम बताएंगे। मैं आपको ये जानकारी I will give you the idea as to the relevance of the Sangam literature, as to the significance of the Sangam literature। मैं ओपी सिंह इस वीडियो में आपको संगम लिटरेचर के विषय में जानकारी दूंगा। तो संगम लिटरेचर क्या है ये हम यहाँ देखेंगे। संगम लिटरेचर और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, earliest Tamil literature that was given approval in the Sangams or academies of the scholars is called as the Sangam literature। जो विद्वानों की गोष्ठियाँ होती थी, सभाएं होती थी, एकेडमीज होती थी, संगम्स होती थी, उनमें जो स्कॉलर्स थे वो अपने अपने जो पोएम्स थी उन्हें प्रेजेंट करते थे। देन दे वुड सीक अप्रूवल फॉर देयर कंपोजिशंस। तो उसी से ये संगम लिटरेचर बनता है। दिस संगम लिटरेचर वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इट वॉज अप्रूव्ड इन 3 संगम्स। 3 संगम हुए, 3 असेंबलीज हुई, 3 संगम्स हुई। एंड दीज संगम्स मीन्स academies of the scholars, they were patronized by the Pandya kings, they were patronized by the Pandya kings। पांड्या किंग्स जो थे उन्होंने इन्हें पैट्रोनाइज किया। पांड्या किंग्स जो थे उन्होंने तीनों संगम्स को पैट्रोनाइज किया। अब 3 संगम्स कब ऑर्गेनाइज हुई। फर्स्ट संगम was organized at Madurai, ओल्ड मदुरा कह सकते हैं, ओल्ड मदुरा। and this continued for 4400 years। इतने लंबे समय तक आप इमेजिन कर सकते हैं कि संगम को ऑर्गेनाइज किया गया, इतने लंबे समय तक किया गया। Only a few books of this Sangam are available, are extant। सेकेंड संगम जो हुआ वो कपाटपुरम में हुआ, कपाटपुरम। This was also patronized by the पांड्या किंग्स और ये संगम भी 3700 ईयर्स तक चला। यानी दोनों संगम 8000 से ज़्यादा समय तक चले। इट वॉज इन दिस संगम दैट तमिल जो ग्रामर है फर्स्ट, दैट वॉज कॉल्ड एज तोलकाप्यम की रचना हुई। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत का ग्रामर है, 5th-6th सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऐसे ही कपाटपुरम में जो संगम ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें तोलकाप्यम, इसके राइटर जो थे तोलकाप्यर थे। किर्वी लैंग्वेज अगर आगे बढ़ती है तो उसमें ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और थर्ड संगम वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू मदुरा। थर्ड संगम जो थी नई मदुरा में ऑर्गेनाइज हुई, नई मदुरई में। एंड इट ऑल्सो कंटिन्यूड फॉर नियरली 1700-1800 ईयर्स। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के टोटल जो टाइम पीरियड है दैट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द 3 संगम्स वॉज मोर देन 10,000 ईयर्स। करीब 10,000 वर्ष तक ये तीनों संगम ऑर्गेनाइज हुई। अब जो लिटरेचर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, संगम लिटरेचर इज बेसिकली तमिल लिटरेचर, अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। संगम लिटरेचर हमें किस रूप में अवेलेबल है, संगम लिटरेचर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस लिटरेचर, इसकी नेचर क्या है, संगम लिटरेचर की नेचर क्या है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो संगम लिटरेचर हमें किस रूप में अवेलेबल है, संगम लिटरेचर हमें किस रूप में अवेलेबल है। उससे पहले मैं ज़रा आपको आइडिया बता दूं कि ये जो
संगम लिटरेचर का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ? ये वैगई रिवर है, ये मदुरई है, मदुरई वैगई रिवर, VAIGAI वैगई रिवर, ये मदुरई वॉज द पांड्य कैपिटल। ये किसकी राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी थी, पांड्य कैपिटल। तो यहाँ पर संगम ऑर्गेनाइज हुए थे ज़्यादातर। तो ये जो एरिया था इसे तमिलकम कहा जाता था, तमिलकम, इसे तमिलगम भी कह देते हैं, तमिलगम। तो ये जो एरिया था, दिस इज द एरिया विच इज डिस्क्राइब्ड इन द संगम लिटरेचर। और इस लिटरेचर को जो हमारे लिए अवेलेबल है, दिस लिटरेचर इज अवेलेबल टू अस इन 3 collections. This literature is available to us in 3 collections. इसके 3 collections हैं प्राइमरीली, 3 collections, ठीक है। और ये 3 collections हैं, पहला है पाटुपत, सॉरी पहला है, फर्स्ट वाला है एटुथोगई, यानी कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स, एटुथोगई। और दूसरा है पाटुपत, इसे पाटुपत बोलते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स और इडल्स, 10 इडल्स, इसे 10 इडल्स भी कह देते हैं। और तीसरा जो कलेक्शन है वो है पडिनेन किलकनाक, पडिनेन किलकनाक। इसमें 18 पोएम्स का कलेक्शन है, यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दीज पोएम्स। इसमें से जो पहला कलेक्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोएम थी एहनानुरु और पुरनानुरु, पुरनानुरु, पारीपादल। और जो दूसरा जो कलेक्शन है ये वाला पाटु, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोएम्स थी उनमें मदुरई कांची, आपको आइडिया हो गया, मदुरई कांची, दिस इज द नेम ऑफ द ट्विन सिटीज, कांची, मदुरई कांची। एक है पट्टिनापालई is based on the theme of Kaveripattam, which was a port city situated on the mouth of the river Kaveri पर, और it was the port city of the Cholas। ये 2 पोएम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और फिर पडिनेन किलकनाक इज बेसिकली ए डायडेक्टिकल टेक्स्ट, मीन्स कलेक्शन ऑफ द डायडेक्टिकल और मॉरल पोएम्स। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पीस है कंपोजिशन का, दैट वाज बेसिकली कुरल, KURAL, एंड इट वाज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट सेंट पोइट थिरुवल्लुवर का बहुत नाम है, बड़ा उनका महत्व है, उनका स्थान तमिल जो ट्रेडिशन है उसमें काफ़ी ऊंचा माना जाता है। तो थिरुवल्लुवर जो थे, ये जो बहुत बड़े पोइट थे, इन्होंने कुरल की रचना की थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थिरुकुरल। तो ये संगम लिटरेचर का बेसिक फॉर्मेट है। इसमें 3 कलेक्शन हैं, लेकिन इन तीनों कलेक्शन के अलावा देयर वर 5 एपिक्स का मतलब बड़ी लंबी कविताएं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज एपिक्स वर शिलापादिकरम, और एक जो दूसरा है इसका सीक्वल है, जैसे मूवीज़ में सीक्वल बनते हैं, एक मूवी बनती है फिर उस पर दूसरी मूवी बनती है, हैं जैसे दबंग 1 दबंग 2 ऐसे बन के, तो वो मणि मेखलाई हो गया, मणि मेखलाई। ये 2 बड़े एपिक्स हैं
उसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कुंडलाकेशी, वलायपति एट्सेट्रा। तो ये कुल मिला के ये संगम लिटरेचर का फॉर्मेट है, संगम लिटरेचर का ये फॉर्मेट है। इस संगम लिटरेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि संगम लिटरेचर बेसिकली इज अवेलेबल टू अस इन द पोएम फॉर्म। इसमें प्रोज का कोई कंपोजिशन है ही नहीं। लिटरेचर मिरर्स द लाइफ, ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो लिटरेचर इज वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्लीस्ट फॉर्मेट ऑफ रिलीजन, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी। तो जो कुछ भी वो लोग, उनका जो वे ऑफ लिविंग था, वो सब इसमें रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि संगम लिटरेचर का सिग्निफिकेंस क्या है और इससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, ये लिटरेचर बेसिकली इसका जो नेचर है तो मैंने आपको अभी बताया है, इट इज़ अवेलेबल टू अस इन द पोएम फॉर्म। ये कविताओं के रूप में हमें ज़्यादातर मिलता है, पोएम फॉर्म के रूप में हमें मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोएम्स, अहम एंड पुरम। ये स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल, और ये मटेरियल थी। आपको पता होगा कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इंटरनल एस्पेक्ट, मेटाफिजिकल, लव, ये पोएम है, और ये मटेरियल एस्पेक्ट, सोसाइटी, इकोनॉमी एट्सेट्रा। तो अहम और पुरम, ये इसके दो स्वरूप हैं इस लिटरेचर के। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वॉज फिल्ड विद द स्टोरीज ऑफ द वॉर। वॉर की स्टोरीज हैं, वॉर स्टोरीज। ए हीरो गोज टू द बैटल फील्ड, his wife, his beloved, behind in the palace has the yearning that her hero should come out clearly as a victor from the battlefield. कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड युद्ध क्षेत्र से डेड बॉडी के तौर पर आए। तो उसमें बहुत तरह के प्रेयर्स की जाती हैं। तो ज़्यादातर लिटरेचर इसी रूप में है। आपको यहाँ बता दें कि जो साउथ इंडियन जो ट्रेडिशन था उसमें मार्शल ट्रेडिशन, मिलिट्री ट्रेडिशन का बड़ा रोल है। हीरो वर्शिप वॉज इन वॉग इन दोज टाइम्स। बाद में भी हीरो वर्शिप का जो ट्रेडिशन है साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पोएम्स का स्वरूप है। अब जो संगम लिटरेचर है उसमें से हम उसका क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो एक तो ये हो सकती है कि जो संगम लिटरेचर है दैट कैन बी यूज फॉर द राइटिंग ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री। और दूसरा ये है कि संगम लिटरेचर कैन बी हेल्पफुल इन द राइटिंग ऑफ द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री। सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री, संगम लिटरेचर से हम सोशल कल्चरल हिस्ट्री को लिख सकते हैं। जहाँ तक पहले इस पॉइंट की बात है तो संगम लिटरेचर गिव्स अस द आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, अबाउट द बैटल्स, अबाउट द वॉर्स, अबाउट द थ्री मेन lineages, चोला, पांड्या एंड चेरा। इन तीनों के बारे में संगम लिटरेचर हमें जानकारी देता है। वे तीन वहाँ पे रूलिंग लीनिएजेज हैं, रूलिंग फैमिलीज हैं, और इनके आपस में जो स्ट्रगल था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि तीनों में आपस में काफ़ी झगड़े होते रहते थे, म्यूचुअल फाइटिंग चलती रहती थी। चोलास, पांड्यास एंड चेरास, इनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। इनके अलावा इन युद्धों में छोटे मोटे और भी मुखिया थे जिनका रेफरेंस संगम लिटरेचर में दिया गया है। संगम लिटरेचर में ये एक चीज़ हमें मिल सकती है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू सर्टेन पॉलिटिकल एंटिटीज, पॉलिटिकल बॉडीज, इसमें कोई डाउट नहीं है।
जैसे संगम लिटरेचर में हमें ये पता चलता है कि मनरम जो थे वो न्यायालय थे, मनरम। संगम लिटरेचर में एक ब्यूरोक्रेटिक क्लास का पता चलता है। संगम लिटरेचर में लेकिन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल हिस्ट्री, सिस्टमेटिक पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि हिस्ट्री राइटिंग के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस। तो संगम लिटरेचर इज विदाउट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस। संगम लिटरेचर में कोई क्रोनोलॉजी है नहीं। अब क्रोनोलॉजी के बिना तो सीक्वेंस कैसे बनेंगे भाई? तो इट गिव्स अस ए लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास। चोलास का केवल एक ही किंग है जिसे हम करिकला चोला कहते हैं, करिकला चोला, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये पट्टिनापाली जो पोएम है उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में दी गई है। ही कंस्ट्रक्टेड डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर। कावेरी नदी पर उन्होंने बांध भी बनवाया था और उन्होंने कई युद्धों में पार्टिसिपेट भी किया था। और इसी तरह से पांड्यों के बारे में केवल एक ही राजा है जिसके बारे में जानकारी मिलती है, वह है नेडुनजेलियान। इनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन चेरों के बारे में, चेर जो थे उन्हें केरल पुत्र भी कहते, चेरों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती है। मोर और लेस सिक्वेंशियल हिस्ट्री ऑफ द चेरा किंग्स इज गिवन। तो चेरों के बारे में जो जानकारी मिलती है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। चेराज की जानकारी काफ़ी ज़्यादा है। जो सबसे महान चेरा किंग था उसका नाम था सेंगुट्टू वन, और ही वॉज द विक्टर इन वेरियस बैटल्स, वॉर्स। जो वॉर है संगम टाइम में ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता था। तो जो सेंगुट्टुवन है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, बट अदर चेरा किंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड। प्रॉब्लम तो यही है कि इनकी क्रोनोलॉजी फिर भी नहीं दी हुई है, लेकिन सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि संगम लिटरेचर कैन नॉट बी वेरी मच यूजफुल फॉर द organized and systematic political history of South India. But then come to this second aspect. But the Sangam literature is held very valuable as to the writing of the social history, cultural history, history of religion, etc. The economy, उसमें society, economy और रिलीजन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसमें ट्रेड है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री का मतलब है क्राफ्ट्स, और फिर ट्रेड हैं, देयर रिलेशंस विद द फॉरेन किंग्स, जो यवन से, ग्रीक से इनके यहाँ आते थे, रोमन्स थे, एंड रिलीजन, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द गॉड्स। कई सारे गॉड्स थे जैसे मुरुगन, जैसे वेंडन, सेयोन, मेयोन, ये कई गॉड्स थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इससे पता चलता है कि जो मैजिक था वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता। मैजिकल प्रैक्टिसेस वर फॉलोड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। सोसाइटी के बारे में काफ़ी जानकारी गहराई से मिलती है। हालांकि नॉर्थ इंडियन जो स्कॉलर्स हैं उसमें उन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल ग्रुप्स थे संगम सोसाइटी में, प्रोफेशनल क्राफ्ट ग्रुप्स थे, और जैसे स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स क्लासिफाइड इनटू हायर स्कॉलर्स, लोअर टाइप ऑफ स्कॉलर्स। इसी तरह से वॉरियर्स थे, ट्रेडर्स को वनेगर कहते थे, पेजेंट्स थे, वेलालार कहते थे। ऐसे ही कई सारे वो थे जैसे पास्चर्स, जो वैसे चरवाहे थे जिन्हें हम कह सकते हैं कैटल रियरर्स, या क्राफ्ट्समैन, गोल्ड के ट्रेडर्स, कोलू वनिकम का मतलब हल बेचने वाले, KOLU, कोलू का मतलब है वनिकम माने ट्रेडर्स, वनिकम। तो जो संगम लिटरेचर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं
प्रोफेशनल्स जो दिए हुए हैं उनको, उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। हंटर्स, फूड गैदरर्स, कैटल रियरर्स, ये सब हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन जो स्कॉलर्स थे, व्हेन दे अंडरटुक द स्टडी ऑफ द साउथ इंडियन हिस्ट्री, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ इंडिया। उन्होंने कोशिश की कि जो साउथ इंडिया का जो मॉडल है, वो जो डेवलप हुआ है, साउथ इंडिया का जो मॉडल डेवलप हुआ है कल्चर का, दैट was likely under the influence of the North Indian Aryan culture. So they try to find out in vain the Varna system, fourfold Varna system, जो कि है नहीं। संगम लिटरेचर में कहीं भी अनटचेबिलिटी की जानकारी नहीं मिलती। जितना जो स्ट्रिक्ट सेडिमेंटेशन नॉर्थ इंडिया में था, उतना साउथ इंडिया में नहीं पाया जाता, और अनटचेबिलिटी तो है ही नहीं। हायर क्लास, लोअर क्लास जो पीपल थे, दे यूज्ड टू मीट फ्रीक्वेंटली। Commingling was a very fine quality and dynamism in the society। जो सोशल मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थी संगम में। तो नॉर्थ इंडिया का तो रिजिड सोसाइटी है, तो इसलिए जो हमारी जो स्टडीज़ हैं संगम लिटरेचर को लेकर, जिससे हम हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, these studies have been vitiated by the psychology and attachments of the scholars। उन्होंने ये कोशिश की कि जो कुछ भी साउथ इंडियन कल्चर में डेवलप हुआ वो सब नॉर्थ इंडियन कल्चर का ही इन्फ्लुएंस था। उन्होंने जो गॉड्स हैं जैसे मुरुगन, वेंडन, सेयन, मेयन, इन सब को नॉर्थ इंडियन गॉड से इक्वेट करने की कोशिश की है। मुरुगन को सुब्रमण्य भी कहा जाता था और उनको युद्ध के देवता कार्तिकेय से जोड़ दिया उन्होंने। ऐसे ही विष्णु, ऐसे ही वरुण, विष्णु माने कृष्ण, इन सब को, इंद्र को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, जो कि गलत है। मॉडर्न रिसेंट स्टडीज़ में इसको हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते। तो संगम लिटरेचर में जो हमें कल्चर का जो फॉर्मेट मिलता है, दैट इज़ वेरी वेरी कंड्यूसिव टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन संगम लिटरेचर में कुछ कमियां हैं, संगम लिटरेचर में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको दूर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एक तो ये पोएटिकल लिटरेचर है, इसमें पोएम फॉर्म में है। एंड यू नो द पोइट्स मेक द माउंटेन ऑफ ए मोल, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। उसमें से हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। दूसरा यह है कि इसमें डेट्स नहीं है, जस्ट लाइक द प्रॉब्लम्स इन द वैदिक स्टडीज़। वैदिक लिटरेचर में भी तो यही प्रॉब्लम है भाई, डेट्स नहीं है। अब डेट्स नहीं होने से हिस्टोरिकल सीक्वेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीसरा ये है इसमें कि जो संगम लिटरेचर है इसमें ये ओरल फॉर्म में आया। तो जो संगम लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो रफली ब्रॉडली थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर और थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में है। अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट हैं, लेकिन कुछ संगम जो पोएम्स हैं दे माइट हैव डिसेंडेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द मेगालिथिक पोइट्री। तो ओरल ट्रेडिशन से अब हम किसी पोएम को ये कैसे हम पता करेंगे कि ये कब कंपोज हुई थी। इसमें एक ये है कि जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज, जैसे कल्चर का डेवलपमेंट होता है तो लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। कोई भी लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है। ये जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर की जो लैंग्वेज है दैट इज द अर्लीस्ट तमिल। बेशक उसकी ग्रामर है, तोलकैपियम के तौर पर उसकी ग्रामर बुक है, तोलकैपियम के तौर पर उसकी ग्रामर बुक है। तो लेकिन बात यह है कि उस लैंग्वेज में आगे चल के बहुत ज़्यादा चेंज आया। जो लैंग्वेज है संगम लिटरेचर की वो अर्लीस्ट तमिल है, इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द तमिल। ठीक है, फिर इस अर्लीस्ट फॉर्म का आगे डेवलपमेंट हुआ।
आगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देन इट एक्वायर्ड द फॉर्म ऑफ क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तमिल, Tamil in the times of Cholas and Pallavas, and then it acquired the modern form of Tamil. तो जो संगम लिटरेचर है वो तो अर्लीस्ट फॉर्म है. Those idioms and phrases, those symbols which have been used in the Sangam literature, उन symbols को हम किस कॉन्टेक्स्ट में समझें, हमें वो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं. कोई शब्द का उन्होंने कोई टर्म का जब यूज किया तो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया होगा. अब हम उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे पता करें? जैसे कि तिणाई का कॉन्सेप्ट है, तिणाई का जो कॉन्सेप्ट है, तिणय भी कहे हुए हैं, तिणय का कॉन्सेप्ट है. इस तिणाई को हमें इसका लॉजिकल फॉर्म में, इसके रीजनेबल फॉर्म में समझना पड़ेगा. देयर वर 5 तिणाईस फिजियोग्राफिकल जोन्स इन साउथ इंडिया. संगम लिटरेचर में 5 तिणाई हैं, 5. अब उन तिणाई को हम किस संदर्भ में समझें? अगर हमने तिणाई की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया तो देन इट विल रिफ्लेक्ट लॉजिकली रीजनेबली ऑन द साउथ इंडियन कल्चर. तो ये 5 जो तिणाई हैं फिजियोग्राफिकल जोन, ये बेसिकली 5 इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो बेसिक फॉर्म्स हैं एडाप्टेशन की, उसको रिफ्लेक्ट करती है. कि जैसे फॉरेस्ट है, मोलाई, कुरिंची है, हिल्स, कुरिंची हिल्स, मरुतम द फर्टाइल फील्ड्स, देन नेटल कोस्टल एरियाज, नेटाल और नेडाल, एंड then the fifth one was पालई. तो ये जो है, पालई मीन्स डेजर्ट एरियाज, कुरिंची मीन्स हिल्स, मोलाई मीन्स फॉरेस्ट, मरुतम मीन्स फर्टाइल फील्ड्स, नेतल मीन्स कोस्टल एरियाज, और ये पालई का मतलब है डेजर्ट एरियाज. तो जो 5 फॉर्म्स हैं तिणाई की, 5 हैं, वो तिणाई पार्ट 2 में दी हुई है. उन फॉर्म्स में रहने वाले लोग, उन कंडीशंस में, इकोलॉजिकल कंडीशंस पर रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से अपने आप को उस नेचर में एडजस्ट किया. दे डेवलप द इकोनॉमिक फॉर्म्स, दे डेवलप द सोशल फॉर्म्स, दे डेवलप द रिलीजियस फॉर्म्स. 5 तिणाई से जुड़ी हुई 5 तरह की इकोनॉमीज हैं, फिर 5 तरह के सोशल फॉर्म्स हैं, फिर 5 तरह के रिलीजियस फॉर्म्स हैं. 5 तिणाई के अपने 5 तरह के गॉड्स हैं. जैसे कुरिंजी में जो थे मुरुगन थे, उनका जो हेड गॉड था वो मुरुगन था, हिल गॉड मुरुगन. इसी तरह से वेंडन, सेयोन, मेयोन, कोरावाई, ये गॉड्स हैं. अगर हम इस तिणाई की कॉन्सेप्ट, ये मैं फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कि अगर हम संगम लिटरेचर की नेचर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ द जियोग्राफिकल जोन्स, जो कि उसमें मेंशन है. लेकिन अगर हमने उसको एज सच ही एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो कुछ लिटरेचर में दिया हुआ है एक सीक्वेंस के तौर पर, तो हम तिणाई 5 तिणाई हैं, इनको अगर ऐसे आइसोलेटेड वे में अगर हम समझेंगे, कंपार्टमेंटलाइज वे में, तो फिर हम उससे कुछ भी नया निकाल नहीं पाएंगे. हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में उसका कोई यूज नहीं है. That's why Romila Thapar took to call these Tinai as the eco zones. और कौन से इको जोन? माइक्रो इको जोन उसे कहा उन्होंने. और ये फंक्शनल लेवल नहीं है, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एडाप्टेशन. लेकिन अगर हमने माइक्रो जोन्स को एक तरह से मैक्रो में बदल दिया, मैक्रो जोन्स में बदल दिया, देन इट वुड बिकम ए लिटिल मोर फंक्शनल. And then the macro zones means they would be the assembly of different tinais. ये 2 मैक्रो जोन्स हैं और एक और मैक्रो जोन बन गया. इन सब को मिला के जब मेगा जोन बनेगा, मेगा इको जोन, then we can get the realistic picture of idea of the realistic picture of the Sangam age. So Sangam literature is
वेरी वैल्यूएबल लिटरेचर फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री राइटिंग ऑफ साउथ इंडिया। उसमें हमें जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी जानकारी तो हमें ज़्यादा नहीं मिलती, बट देन इट कैन बी यूज फॉर द ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। आपको ये वीडियो किस तरह कैसे लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट द एक्सेस टू द अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस। लाइक शेयर करें इस वीडियो को, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।